May I come, sir? Hi, Good morning, ma'am. Good morning, sir. बैठिए। Thank you, अरुण। sir. Yes, sir. बैठिए। मीडियम आपका इंग्लिश है हिंदी है? हिंदी, सर। मेंस क्लियर करने के बाद हाउ आर यू फीलिंग? Fine. कॉन्फिडेंट? Yes, sir. गुड। एक दो चीजें छोटी छोटी बताइए मुझे। जैसे अभी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है, Yes, sir. साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को पद से हटाया गया है। भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने की कौन सी प्रक्रिया है? सर, भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनको 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है और मतलब भारत में हटाने का जो मेन जो है वो संवैधानिक उल्लंघन के तौर पे अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो उनको हटाया जाता है और इसकी प्रक्रिया दोनों सदनों से मतलब किसी भी एक सदन से प्रारंभ की जा सकती है। और बहुमत क्या चाहिए? बहुमत सर विशेष बहुमत जो टू थर्ड करके जो होता है उसके द्वारा हटाया टू जाता है। थर्ड किसका? उपस्थित और मौजूदा जो संख्या है उसका सदस्य। श्योर है? सर अनुच्छेद याद है? किस अनुच्छेद में है यह? शायद 61। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है या संवैधानिक? सर संवैधानिक। संवैधानिक है। तो जब संवैधानिक प्रधान है तो कृत्य तो कोई करेगा नहीं, फिर संविधान का उल्लंघन कैसे होगा? सर संवैधानिक प्रावधानों में यही उल्लिखित है कि अगर भारत का राष्ट्रपति। नहीं, आप सोच के बताइए। सॉरी सर। कोई बात नहीं। दूसरा, गवर्नर हमेशा डिस्प्यूट में रहा है इधर। यस सर। अभी तमिलनाडु के भी राज्यपाल पर काफी चर्चा हो रही थी, क्या मुद्दा था वो तमिलनाडु में? सर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं उसमें ये था कि जब गवर्नर अपना सेशन के दौरान अपना अभिभाषण देने आए थे तो उनका ये कहना था कि राष्ट्रगान बजाने से पहले उन्होंने अपना जो तमिल गान है उसका बजाया गया था। क्या गलती थी इसमें? सर ये अवैध है ये? सर इसके बारे में मुझे अभी पुष्ट जानकारी नहीं है। राष्ट्रगान जब बज रहा हो तो खड़ा होना हमारी बाध्यता है, कोई कानून है ऐसा या व्यक्ति की इच्छा पर है? सर मुझे एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट का वो केस याद नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी जब वो सिनेमा घरों में बजाने को संबंधित ये आया था तो खड़ा होना बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं है? यस सर। तुम्हारी इच्छा पर है वो? यस सर। श्योर? यस सर। सर थैंक यू सर। आप हिस्ट्री से हैं? यस सर। तो समय से आपका वास्ता पड़ा होगा पढ़ने में। यस सर। तो अभी नया साल है या इसको कुछ और कहेंगे? इसको तो सर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके हिसाब से नया वर्ष कहेंगे। नहीं, इस समय हम नया साल कहेंगे इसको। 2025 आज 16 तारीख है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो आप भी कह सकते हैं क्या? सर व्यक्ति की मतलब पर्सनल रिलेशन पे डिपेंड करता है, बाकी अब तो मुझे लगता है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 16 तारीख तो नई ही है, 15 के बाद आई है। हो सकता है कि मंथ के लगभग हाफ डेज या हाफ मंथ जा चुका है तो लोग अब उस तरह से सेलिब्रेट ना करें। तो नया का संबंध किसी अंक से है या नया कोई कॉन्सेप्ट है या मान्यता है या धारणा है? सर ये जनचेतना और जो मान्यता है वही है। अच्छा, आपके हिसाब से अगर मैं कहूं कि भारत की मूल समस्याएं 3 बताएं तो किन्हें चिन्हित करेंगे आप कि हिंदुस्तान की 3 मूल समस्याएं? सर एक बढ़ती आर्थिक असमानता और विकास में क्षेत्रीय विभाजन, दूसरा जातिवाद। इनका इतिहास के साथ क्या संबंध है? ये अचानक पैदा हुई समस्याएं हैं या इनकी जड़ें इतिहास में हैं?
सर जैसा मैंने पहली समस्या बताया, बढ़ती आर्थिक असमानता, तो इसका संबंध भी इतिहास में ही है कहीं ना कहीं। कुछ लोग ब्रिटिश काल या मध्यकाल के दौरान संपत्ति और व्यापार में संलग्न थे, मतलब उनके पास जमीनें अधिक थीं और व्यापार में संलग्न थे। मैं सवाल को थोड़ा ठीक कर दूं। Yes, sir. जिन 3 समस्याओं का जिक्र किया आपने, ये ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई या बहुत पहले से चल रही हैं? पहले से चल रही हैं, पहले से। लेकिन ब्रिटिश काल में थोड़ा और एक्सेलरेट हो गई थी ये। अच्छा। सर। तो इनका क्या समाधान हो सकता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर? जो 3 एरिया आपने लोकेट कर दिया, इनको सॉल्व करने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है एक प्रशासक के तौर पर? ये प्रशासन से बाहर का मसला है। सर ये प्रशासन से बाहर का मसला तो नहीं है, लेकिन हम जो आर्थिक असमानताओं का गैप है उसको काफी हद तक फिल कर सकते हैं, लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। जैसे सर जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह क्रिएट करके। दूसरा जो हाई रिच क्लास है उन पे मतलब वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगाकर। और दूसरा कास्टिज्म पे सर मैं कोट करना चाहूँगा अम्बेडकर जी का जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें जो समाज का जो नज़रिया है उस प्रकार से बदलाव लाके भी हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। समस्या पॉलिसी के लेवल पर है या इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर है? सर पॉलिसीज तो हैं मेरे ख्याल से ये समाधान के लिए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मतलब प्रॉपर डाटा और सक्षम अधिकारी और पीपल्स का पार्टिसिपेशन इसमें पॉलिसी के फॉर्मेशन लेवल पे बढ़ा पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पॉलिटिशियंस का भी रोल है सर। कैसे, क्योंकि पॉलिटिशियन तो नहीं होने देंगे तो बदलेगा कैसे? सर समय के साथ वैसे बदलाव आए हैं काफ़ी, और हमारी जो मौजूदा राजनीति है वो भी पीपल वेलफेयर के लिए काफ़ी काम कर रही है। उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस तरह से। ये तो कागज पर है या अनाउंसमेंट में विज्ञापनों में है, मतलब जमीन पर तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। क्योंकि सर ये समस्याएं बड़ी हैं, इनका जो समाधान है वो मतलब सडनली नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में ही होगा। और बाकी कई पॉलिसीज हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और एसबीआई का एक हाल ही का रिपोर्ट आया था, तो उन्होंने बताया था कि भारत की लगभग 25 करोड़ आबादी पॉवर्टी से बाहर आई है। और जो पिछले दशक में जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके समय भी लगभग 20-25 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए। तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आर्थिक असमानता बढ़ी है? यस सर। सर मैं एक रिपोर्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने पढ़ा था, तो उसमें ये था कि जो भारत के 1% जो सुपर रिच हैं उनके पास लगभग 30 से 40% भारत के मतलब आर्थिक संसाधन है, और जो नीचे के 50% हैं उनके पास सिर्फ 5% संसाधन है। तो आर्थिक असमानता बढ़ती हुई दिखाई दी है। ठीक, थैंक यू। अरुण, आप अपने कॉलेज लेवल पर राजनीतिक जीवन भी जिया है। यस सर। आप जनरल सेक्रेटरी थे, तो आपका क्या नजरिया है छात्र राजनीति जो विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस में होते हैं, उसके ऊपर क्या समझ है आपकी? सर चूंकि कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में मतलब युवाओं का पार्टिसिपेशन और युवाओं की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसकी नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। आपने क्या सीखा एक अच्छे विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर? कुछ तजुर्बा आपने हासिल किया? सर टीम के साथ काम करना और इवेंट ऑर्गेनाइज कराना और लोगों के साथ मतलब भागीदारी, उनकी फीडबैक और कंसेंसस के साथ काम करना। अच्छा, और अगर आपसे पूछूं कि अगर किसी अर्थशास्त्री से आप मिलते हैं तो उनका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है, सर किसी
मैथमेटिक्स के आदमी से मिलें तो वो कहेगा कि वो मैथमेटिकल दृष्टिकोण है उसको जीवन को देखने का। यस सर। तो एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर क्या आप जो भी आसपास देखते हैं उसमें कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण जैसी चीज है आप में? यस सर। क्या है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या समझते हैं? सर, हमारी जैसे कुछ मौजूदा जो समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर चुनौतियां हों या सामाजिक समस्याएं हों या महिलाओं के साथ जो हिंसात्मक घटनाएं होती हैं वो हों, उनका कहीं ना कहीं जड़ हमारे इतिहास में निहित है। और हम जहाँ तक कल्चरल प्रोग्रेस की बात करते हैं तो उसका भी एक रिफ्लेक्शन मतलब हिस्ट्री में दिखाई देता है। तो इससे आपको वर्तमान में या भविष्य में उस चीजों को टैकल करने में कोई सहायता मिलती है या वो और परेशानी बढ़ा देती है? सर, उसमें सहायता मिलती है। जैसे पूरे विश्व के साथ जो मौजूदा भी एक समस्या है जलवायु परिवर्तन को लेके, तो ऐतिहासिक अध्ययन हमें मतलब उसकी सही समझ बताते हैं कि कब कब किस किस काल में इस तरह की जलवायु घटनाएं हुई हैं और उस समय के लोगों ने उनसे कैसे डील किया था। तो उससे एक सीख मिलती है भविष्य के लिए? यस सर। अच्छा, कोई टाइम और स्पेस का ग्रिड का भी मामला है कि आप उसको समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में ही चीजों समस्याओं को देखते हैं या जो अच्छी बातें हैं उसे व्यापक तौर पर नहीं देखते? सर, क्योंकि इतिहास में टाइम, स्पेस और ह्यूमन एजेंसीज का तीनों का एक मिलके हम उसको स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है जो समस्याएं हैं या उनका सॉल्यूशंस है या जो अपना हिस्ट्री है उसमें टाइम और स्पेस का इम्पोर्टेंस है। अच्छा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भारत का? नेशनल एम्बलम? अशोक स्तंभ से लिया गया जो त्रिमुखी जो शेर हैं वो लाइन कैपिटल से जो लिया गया। 3 है शेर या कितने हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता। सामने से बस 3 दिखाई देते हैं। कहाँ कहाँ मिला था ये? सर, सारनाथ, कहाँ है ये सारनाथ? वाराणसी के नजदीक है। अच्छा, तो इसका कुछ महत्व बता सकते हैं? कब ये एडॉप्ट किया गया और उसके इर्द गिर्द जो बहस हुई, क्या ये सही चिन्ह हमने चुना अपने देश के लिए? कब ये एडॉप्ट किया गया था? सॉरी सर। अच्छा, तो उसके अलावा क्या क्या है जो आप तीन शेर देख पाते हैं जो कि 4 हैं? इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह में और क्या क्या है? सर, एक उसमें अशोक चक्र बना हुआ है नीचे की ओर, और उसमें मेरे ख्याल से मैं जहां तक अनुमान लगा पा रहा हूँ, मुझे पुष्ट जानकारी नहीं है सर, उसमें बैल और घोड़ा को भी शायद दर्शाया गया है। 4 जानवर हैं और कौन है? 2 आपको याद है? यस सर। अच्छा, और किस पदार्थ का बना हुआ है ये जिसको लायन कैपिटल बोलते हैं जो राष्ट्रीय चिन्ह है? सर, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ अगर आप अनुमति दें तो। बताइए सर, ग्रेनाइट पत्थर का। ग्रेनाइट तो नहीं है, पत्थर तो ठीक है, सैंडस्टोन है। वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं आप? यस सर। हाँ, क्यों कहते हैं इसको वॉलीबॉल, क्यों कहते हैं? बॉली मतलब सर कि मतलब इस गेम में हवा में से ही हमें विपक्षी टीम के पास बॉल को पहुंचाना होता है। अगर हम उसको बाउंस करा देते हैं तो जो टीम है उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो वॉली का मतलब होता है कि उसको जमीन से टच नहीं होना चाहिए। यस सर। वेरी गुड। और एक सवाल बस आप बता दीजिए, संक्षेप में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जब मिलने वाला था 40 का दशक, उस समय जितने भी राजनेता थे, यस सर, उन सबों के मन में स्वतंत्र भारत की एक छवि बन रही थी, ब्लूप्रिंट बन रहा था। ऐसे में गांधी और नेहरू, 2 बड़े राजनेता जो थे स्वतंत्रता आंदोलन के, उन दोनों के मन में स्वतंत्र भारत की जो ब्लूप्रिंट बन रही थी वो किस प्रकार समान थी या दोनों अलग अलग था? सर, चूंकि गांधी और नेहरू कई पहलुओं पे मतलब एक दूसरे में विरोधाभास भी दिखाई देता है, लेकिन स्वतंत्रता के जो दशक में जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था तो दोनों ने लगभग समाजवादी और मतलब लोकतांत्रिक इस प्रकार का नजरिया था उनका स्वतंत्रता को लेकर। स्वतंत्रता को लेकर नहीं, स्वतंत्र भारत की पूछ रहा हूं। सॉरी सर।
वही था कि सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण ना हो, लोग अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में आजादी का अनुभव कर पाएं। तो दोनों में अंतर क्या था? कहाँ गांधी के ब्लूप्रिंट और नेहरू के ब्लूप्रिंट में क्या अंतर था? कुछ था या आपको लगता है कि नहीं समान था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पाया। ठीक। अरुण, आप यस सर। सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, यस सर। मतलब एक सिविल सर्वेंट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर, कंपेशनेट होना चाहिए उसको, एम्पैथीफुल होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। Yes, ऑनेस्टी में इंटीग्रिटी आएगी या? सर, क्योंकि इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से एक आगे का स्टेप है, तो इंटीग्रिटी में ऑनेस्टी आएगी। इंटीग्रिटी में ऑनेस्टी। यस सर। इंटीग्रिटी भी जो है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है, मोरल इंटीग्रिटी है, कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सर, या दोनों इम्पोर्टेंट? मोरल इंटीग्रिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के दायरे में फाइनेंशियल और जितनी भी रिलेटेड इंटीग्रिटीज हैं आ जाएंगी। आपने सिविल सर्वेंट के कंडक्ट रूल्स के बारे में सुना है? सॉरी सर। कंडक्ट रूल्स जो सिविल सर्वेंट जो होते हैं, वो उनका एक कंडक्ट रूल है, क्या 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 रूल फॉलो करना, उसके बारे में सुना है आपने? यस सर, मैंने थोड़ा नहीं, सुना। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। आचरण नियमावली करके एक हाँ है। जी, हाँ जी, वही, उसी को कंडक्ट रूल कहते हैं। जी, उसमें इन सब बातों का जिक्र भी है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के बारे में। यस सर। तो कुछ बता सकते हैं उसमें क्या क्या है? सर, जैसे सिविल सर्वेंट को मतलब अपने आचरण में, मतलब सार्वजनिक जीवन के जो आचरण है, प्रोफेशनल दक्षता अपनानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अपनी कामों के प्रति अकाउंटेबल रहना चाहिए और पब्लिक स्पेस में मतलब वो वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे उसमें एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब जब सिविल सर्वेंट पब्लिक के बीच में जाए तो नशे की हालत में ना जाए और इस राइट, प्रकार से। ठीक है। जी सर। अनऑथराइज कम्युनिकेशन के बारे में कुछ सुना है कि अनऑथराइज कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं? सॉरी सर, मैंने नहीं सुना है। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के बारे में सुना है? ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट? नो सर। ओके। अच्छा, एक बात बताएं कि आप रामपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यस सर। अगर आपको वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेड बनाया जाए तो आप इमीडिएट वहाँ पे क्या क्या चेंज लाना चाहेंगे? सर, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे मतलब नशे की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ का यूथ शराब और जो नशीले पदार्थों के सेवन में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो मैं उन सब चीज़ों पे कार्रवाई करना चाहूँगा। दूसरा, मेरे डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या मतलब प्राकृतिक रूप से कम है, लेकिन जो जो नेचुरल फ्लो है उसके एरियाज का इंक्रोचमेंट कर रखा है लोगों ने, तो मैं अतिक्रमण करके और वो सब नाला और पानी के जल बहाव की पूरी व्यवस्था करवाऊंगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा सर, मैं एजुकेशन पे काम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता 53% है और मैंने बीएड भी किया है, तो मैंने बीएड में जो स्किल्स सीखे हैं तो मैं उनका यूज वहाँ करना चाहूँगा। ये नशे का जो प्रॉब्लम है, ये कि क्यों है, मतलब उस आपके डिस्ट्रिक्ट में क्यों ज्यादा है? कोई रीजन है उसका? सर, मुझे लगता है वो गरीबी थोड़ा ज़्यादा बड़ा रीजन है। अच्छा, क्योंकि और सप्लाई कहाँ से आ रहा है नशा? वो ड्रग्स का क्या क्या, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्या करते हैं? दोनों ही चीज़ें हैं सर। ड्रग्स वगैरह उत्तराखंड, नेपाल, वहाँ से सप्लाई आता है और शराब का लोग लोकल स्तर पे उसको मतलब बनाते हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है? सर, बॉर्डर एरियाज में मॉनिटरिंग और सर्विलांस को बढ़ाया जा सकता है और लोकल लेवल पे जो आबकारी विभाग है वो औचक दौरे और छापे मार के जहाँ तहाँ कार्रवाई कर सकता है। ओके, ये बताइए, हम लोग गुड गवर्नेंस से क्या समझते हैं? गुड गवर्नेंस सर मतलब ये विश्व बैंक द्वारा एक टर्म दिया गया था, जिसमें गवर्नेंस को मतलब पीपल्स पार्टिसिपेटरी, जन ओरिएंटेड और ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रूल ऑफ लॉ, ये इस तरह के कुछ उन्होंने बताए थे 8 पैरामीटर, उसी को गुड गवर्नेंस बोलते हैं। अगर सपोज आप एक कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहां पे आप क्या व्यवस्था लेना चाहेंगे, क्या क्या करना चाहेंगे ताकि वो आपका डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहे, शांत रहे, पीसफुल रहे? सर, चूंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों की आबादी ज़्यादा है, फिर भी मेरा डिस्ट्रिक्ट में मतलब अमन और चैन काफ़ी है। तो जो वहाँ मैंने रह के सीखा है सहिष्णुता, वो जहाँ पे मेरी पोस्टिंग होगी मैं लोगों के बीच में अपने उन स्किल्स का काम करने का प्रयास करूँगा। और
अगर कोई घटना भी होती है तो मैं अमन कमेटी वगैरह बना के वहाँ पे शांति स्थापित करने का प्रयास करूंगा। अभी एक एक्ट है जो काफी न्यूज में था, वर्शिपिंग, क्या एक्ट है, उसके बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या एक्ट है ये? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया था। हाँ। सर इसमें ये प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक पूजा स्थल हैं उनका जो स्टेटस है वो वही रहेगा, सिवाय अयोध्या राम मंदिर को छोड़ के। उन पे कोई मतलब जो भी विवाद है वो सारे क्लोज कर दिए जाएंगे। और क्यों, उसको क्यों एक्सेप्शन किया गया? सर वो जुडिशियल पेंडिंग में था। ओके, राइट, ठीक है। तो उसका क्या हुआ फिर, उसका क्या निकला उसका? अभी हाल ही में सर उस पे मतलब उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोबारा से रीइंटरप्रेट किया गया था। तो उसमें ये था कि जो हमारे सीजीआई थे उन्होंने कहा था कि मतलब नॉन नॉन इन्वेसिव। यस सर, नॉन इन्वेसिव मतलब उसकी स्टडी की जा सकती है और उसका करेक्टर नहीं बदला जाएगा। तो इससे ये हुआ कि कई जो विवादित स्थान थे जैसे अयोध्या के अलावा काशी, मथुरा, संबल, तो सब विवाद एकदम आ गए और हिंसा भड़क उठी। तो इसका हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? एज एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या परसीव करते हैं, क्या होना चाहिए? सर चूंकि जो एक्ट लाया गया था वो इसीलिए लाया गया था कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब वाली संस्कृति वो बनी रहे। तो उसमें जो रीइंटरप्रिटेशन का जो क्लॉज आ गया तो कई विवाद उठ खड़े हुए और वही मतलब। तो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइंस आया है इस सिलसिले में? लेटेस्ट? सर लेटेस्ट के बारे में मुझे ओके, ठीक। नहीं है जानकारी। थैंक यू सर। अरुण, आपका Yes, ma'am. हॉबी है कुकिंग, Yes, ma'am. लोकल डिशेस। यस मैम। किस तरह की डिशेस कुक करते हैं? मैम मैं लोकल डिशेस बनाना पसंद करता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट का मतलब पराठा काफ़ी फेमस है, तो हलवा पराठा और ये पालक पराठा ये सारी चीज़ें मैं बना लेता हूँ। और सर्वाइवल के लिए जो स्टूडेंट लाइफ में मैंने जो सीखा है वो सब बना लेता हूँ। अच्छा, तो अब ये आप अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही बनाते हैं? अभी ये- तक बनाते आए हैं? यस मैम। हाँ, अगर इसको कमर्शियल करने का कोई प्लान हो तो कैसे करेंगे? सर मैम सॉरी, जैसे कि एक ट्रेंड चला है कि एमबीए चाय वाला, बीटेक चाय वाला, तो मैं भी इस तरह से कुछ कमर्शियल यस इस तरह का कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं Yes, yes, स्टार्टअप yes. का? यस तो ये इस तरह के स्टार्टअप किस इकोनॉमी के अंदर आते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कौन सी इकोनॉमी बोल सकते हैं? एमएसएमई। ओके, फूड इकोनॉमी। सपोज आप इसको आईटी यूज करके ऐप बना के सेल करने लग जाए तो किस तरह की इकोनॉमी बोली जाती है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। और इसमें जो आप लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, थोड़ा इसके बारे में इलैबोरेट बताइए कि क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं फूड को लेके? मैम आईटी को जोड़ के या कैसे एमएसएमई भी, से? मतलब आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन इन द करंट सिनेरियो, किस तरह का प्लान या पैकेज विजुलाइज करते हैं? मैम जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम के आने से जो लोकल फूड है वो उनकी पॉपुलराइजेशन मतलब बढ़ गया है। तो आप मैक्सिमम मार्केट कैसे डेवलप करोगे? यस मैम बता रहा हूँ। तो मैं उनको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके साथ अपनी शॉप को कनेक्ट करूँगा, जोमेटो वगैरह है, स्विगी है, और यही मैं करूँगा। तो ये टर्म आप थोड़ा सोच पा रहे हैं कि किस तरह की इकोनॉमी मानी जाएगी ये? ऑर्डरिंग थ्रू द एप्स। मैम जानकारी नहीं है लेकिन अच्छा, मैं गैस कर सकता हूँ। हाँ, ई कॉमर्स। ओके। ये पूरे प्रोविजन के लिए जो आप प्लान करेंगे, क्या चीज कौन सा इंग्रेडिएंट और इनपुट आपको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा? मैम मैं चाहूँगा कि जो लोकल जो डिशेस का लोकल टेक्सचर है वो बना रहे, तो उसके लिए उस तरह के मसाले और 2-3 ट्रेंड पर्सन्स मुझे चाहिए रहेंगे। और फ्यूल? फ्यूल तो मैम जो वनस्पति सरसों ऑयल है वही, अगर पीपल्स की डिमांड होगी देसी घी वाले प्रोडक्ट्स की तो मैं वो भी ये तो ऑयल यूज हो गया करूँगा। ना। फ्यूल में क्या सोच रहे हैं? फ्यूल में मैम सीएनजी गैस। सीएनजी गैस पे बनाएंगे? ओके। वेल्थ टैक्स की बात करी थी आपने अभी। यस मैम। वेल्थ टैक्स से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ बोला था। उसके कुछ
बता सकते हैं उसके बारे में? मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, वो फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि जो इंडिया के सुपर रिच हैं उन पे थोड़ा सा वेल्थ टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। क्यों? मैम, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इनइक्वालिटी, उनका नाम बताइए। सॉरी मैम, नाम नहीं पता। थॉमस पिकेटी। इन्होंने कहा था इनइक्वालिटी जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वहाँ डेमोक्रेसी का डिमोलिश होती है, आई मीन खराब होती है, डैमेज होता है। तो वेल्थ टैक्स करने से इस डेमोक्रेसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मैम, पढ़ना तो नहीं चाहिए। अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्पेस बना रहता है क्रोनी कैपिटलिज्म का। वेल्थ टैक्स डेमोक्रेटिक है? यस मैम। ओके। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं? यस मैम। क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स मैम, इंडिया, ब्राजील, रसिया, चाइना। इंडिया पहले आता है? नहीं, मैं सीक्वेंस से बताता हूँ। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक क्षेत्रीय संगठन है। ब्रिक्स के अंदर सिर्फ यही कंट्रीज है? मैम, रिसेंटली ईरान भी ऐड हुए हैं और एक दो और हुई जिनका मुझे अभी जानकारी नहीं है। इनकी कोई एक करेंसी है क्या? मैम, करेंसी नहीं है, लेकिन उस पे मतलब ब्रिक्स जो समूह है वो विचार कर रहा है। अगर एक करेंसी हो जाती है तो क्या होगा? कैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा? जो जैसे कि हमारा जो रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है, उसमें मतलब डी डॉलराइजेशन करके हम अपनी करेंसी को भी मतलब ग्लोबल लेवल पे ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो आपने अपना कमर्शियल प्लान सोचा उस पे क्या फर्क पड़ेगा, जो फूड का प्लान सोच रहे हैं? मैम, ब्रिक्स समूह में भी वो जो फूड होगा मेरा, उसका सप्लाई और डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब डिमांड बढ़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास डॉलर नहीं होगा वो भी खरीदने का प्रयास करेंगे। डॉलर, आप इसका नाम क्या देंगे इस करेंसी का? मैम, ब्रिक्स करेंसी। ओके, थैंक यू मैम। ये अरुण, आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। यस सर। कौन सा सम्मान मिला था उनको? सर, लास्ट ईयर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न? भारत रत्न देने का तरीका क्या है भारत में? सर, एक वर्ष में 3 भारत रत्न दिए जाते हैं। अच्छा, इस बार 3 ही दिए गए थे? इस बार सर उस प्रोविजन का शायद मुझे लग रहा है मतलब उल्लंघन किया गया था। अच्छा, सरकार ने ही उल्लंघन कर दिया उसका? कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अरुण, मेरे तरफ से 2-3 सुझाव हैं। एक सुझाव तो है कि थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। यू आर अपीयरिंग वेरी टेंस, है ना? थोड़ा चेयरफुल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि बहुत सारे आंसर्स ऐसे लगे कि अगर श्योरिटी नहीं है तो नहीं दिया जाना चाहिए। कई आंसर्स ऐसे लगा कि जो यू आर नॉट श्योर, है ना? इसमें सर का भी एक क्वेश्चन था, कंडक्ट रूल्स। कुछ आंसर, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए जो कॉमन सेंस के हैं। जैसे उन्होंने पूछा था ना कि रूल्स के अंदर क्या लिखा है ना? तो कुछ उस पर ध्यान रखना है। उसको नहीं भी बोला जा सकता, कोई दिक्कत नहीं आता है तो नहीं बोला जाएगा। ओके सर, है ना? तो उसमें श्योरिटी होनी चाहिए। और मेरी तरफ से तो मेनली वही है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए सर। ड्रग्स पर जो सर ने पूछा कि आप क्या करेंगे, तो इस समय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या अधिकारी हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं सर, पुलिस वगैरह छापेमारी करती है और जो बॉर्डर एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हम फिर भी समस्या है। कोऑपरेशन करते हैं। फिर भी समस्या है। हाँ सर। तो अभी जो लोग कर रहे हैं उससे अलग आप क्या करेंगे? सवाल तो ये है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एक ब्लैंक एरिया है, आप जाएंगे और शुरू कर देंगे, लेकिन सिस्टम तो ऑपरेट कर रहा है और फिर भी प्रॉब्लम है। तो आप ही बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है, जबकि वहां पर आईपीएस है, आईएएस है, और फिर भी प्रॉब्लम है। अब इसमें आप अलग से क्या करेंगे कि सोचूंगा सर इस बारे में। हाँ?
थोड़ा फ्लो चाहिए, थोड़ा प्रेशर है आप पर, जी सर। है ना। और ये नए और पुराने वाला जो मसला है, टाइम ऑफ कॉन्सेप्ट, और बहुत सारा एरिया जो जात व्यवस्था है, जात व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी का मसला ही नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं तोड़ सकती उसको। जब आप समाधान के बारे में बोलें तो अपने रोल को ऐसा ना कर लें कि उसमें पॉलिटिक्स भी, इकोनॉमिक्स भी, सभी आप कर देंगे। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी रूट्स कहाँ कहाँ हैं, इसको थोड़ा वाइडली देखने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्टडी और जानकारी है उसको इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर में ले आइए। तो उसमें हो सकता है इनपुट थोड़ा सोशियोलॉजी का है, हो सकता है इकोनॉमिक्स का है, हो सकता है हिस्ट्री का है, हो सकता है लिटरेचर का है, फिलोसफी का है। तो थोड़ा सा बैरिक्स तोड़िए, रेलिंग तोड़िए, और थोड़ा आवाजाही नॉलेज की दिखनी चाहिए। तो फ्लो कम है, प्रेशर ले रहे हैं बहुत ज्यादा। ले नहीं रहे, आ जा रहा है बस हाँ। ऑटोमेटिक। जी, प्रेशर क्यों ले रहे हो? हाँ। प्रेशर तो लेने का कोई कारण नहीं है। बाकी मेंस जो क्लियर हुआ है। स्पेसिफिक सवाल हैं उनके अपने डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स जरूर थोड़ा सा ख्याल रखें। अरुण, मुझे लगा कि जो कॉग्निटिव क्वेश्चंस हैं और जिसका आंसर भी कॉग्निटिव लेवल का है, वो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन जहां रिफ्लेक्टिव आंसर्स की जरूरत है वहां आप में समस्या है। तो जब रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि जब आपको असेसमेंट खुद करना है, आपने सीधे तौर पर उसे प्लेन तरीके से पढ़ा नहीं है, ठीक है, गांधी और नेहरू दोनों के बारे में पढ़े हो लेकिन कभी कंपैरिजन कर कर कभी नहीं देखे हो, तो ऐसे में या तो सीधे बोल दो कि नहीं, इस पर अभी मेरी समझ नहीं है या मैंने नहीं पढ़ा है, जो कि हिस्ट्री के स्टूडेंट से अपेक्षित नहीं है, तो इस पर आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा है, जैसा सर ने कहा कि स्पीच का फ्लो जो है वो बहुत ऑब्स्ट्रक्टेड है, और उसका कारण संभवतः प्रेशर जो लिए हो, तो अब तो जो चीज कर चुके हो वो कर ही चुके हो, उसकी खुशी तुम में होनी चाहिए, और एक पॉजिटिविटी के साथ। एक प्रेशर होता है कि भाई नहीं होगा तो फिर वापस हम पीटी देते रहेंगे और ये होगा वो होगा, लेकिन उसको भूल कर अभी आप यू गिव योर बेस्ट। फिंगर मूवमेंट तुम्हारा जो था बैठे हुए, तो तुम बहुत ज्यादा वो फिजेटिंग जिसको कहते हैं वो कर रहे थे, विच इज साइन ऑफ एंजाइटी। तो या तो आप उसको अलग रखिए ताकि हैंड मूवमेंट हो सकता है, मतलब इस तरह से वो करो, हैंड मूवमेंट बिल्कुल करो, लेकिन नर्वसनेस दिखता है जो ऐसे ऐसे करते हो ना, वो बिल्कुल थ्रू आउट दिख रहा था, वो चीज अवॉइड करना है। तुमने वेस्ट पहना हुआ है, वो नेक टाई से ऊपर दिख रहा है, ये सब बहुत खराब इंप्रेशन कास्ट करता है। एक जगह मैम के क्वेश्चन में आपने कहा कि बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन बहुत एफरंटिंग लगता है, वो उससे बचना है। कंसिस्टेंसी ऑफ आंसर्स, जैसे एक पोजीशन लिया और दूसरे अगले लाइन में आपने दूसरा कुछ कह दिया। जैसे सर ने पूछा था कि समस्या बताओ भारत की, तो असमानता आपने लिखा बोला, उसके बाद फिर एक दो सेंटेंस के बाद आप इस बात से खुश हो रहे थे कि पिछली सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में 25% और मोदी की सरकार में भी 25% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। डेटा बिल्कुल सही था, लेकिन आपका यू टर्न हो गया कि अगर 25% 2 डेकेड में ऊपर आए, उसके बाद असमानता सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पर लोगों से बात करो, थोड़ी एक समझ बनाओ समग्र तरीके से, और ये जो कैटेगराइजेशन करते हो ना, वो उसको एपॉलिटिकल रखो। मनमोहन सिंह और मोदी बोलने से अच्छा है डेकेडल बोलो, 2010 और 2020 के दशक में ऐसे बोलो, तो अवॉइड करो। अक्सर हम लोग बोल देते हैं, लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में अवॉइड करना है इसको, ठीक है। अरुण, ऐसा है कि एक सिविल सर्वेंट को, जैसा सर ने कहा कि पॉलिटिकली हमें न्यूट्रल होना, लेकिन पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हैंडल भी करना है। आप एक पॉलिटिकल रोल में रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो जरूरी है, एक डेमोक्रेसी में वही डिसाइड करते हैं जो पॉलिसी। जैसे कहा कि जो जैसा मैंने पूछा ड्रग पे,
तो अगर कोई पॉलिसी आनी है तो ड्रग पे अगर या तो प्रोहिबिशन आना है या जो भी आना है, एक ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिविल सर्वेंट का रोल कहाँ तक है और पॉलिटिकल रोल कहाँ तक है। उसके बाद जो कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जैसे ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या बुलडोजर है, उस पर आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या चाहेंगे, क्या उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग बना के आपको एक अपना व्यू देना पड़ेगा। डरने की बात नहीं है। Yes, sir. हाँ, जो चल रहा है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक आपका अपना पर्सनल व्यू होना चाहिए कि जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका क्या निदान क्या है। ऐसे जो क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार बोल रही थी कि आप जब कमर्शियल होंगे तो कौन सी इकोनॉमी के अंदर आ जाएंगे, तो वो गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी के अंदर ई कॉमर्स एक छोटा सा पार्ट है एंड इट्स वन ऑफ द वर्जन ऑफ मेथड्स ऑफ गिग इकोनॉमी। फिर वेल्थ टैक्स से रिलेटेड था, तो अपना ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओपन एंडेड है ये वाला क्वेश्चन। सो कोशिश की जाती है कि उसको डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में लाने के लिए, इनइक्वालिटी हटाने के लिए वो बोल रहे हैं, बट इटसेल्फ उसके एक्शन को आप किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। फिर ब्रिक्स के बारे में आप जब ये बेसिक है अंडरस्टैंडिंग कि करेंसी इंटीग्रेशन से क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो वो सारे नेगेटिव पॉजिटिव आपके अंदर पता होने चाहिए, तो आप वो फटाफट वो ही बोल दें। जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर रुपी के बारे में या ब्रिक्स की करेंसी के बारे में बोले, वो ही पॉजिटिव नेगेटिव बोलते चले जाइए, तो डिस्कशन का फ्रेम कंटिन्यूटी बन जाएगी। थैंक यू। ठीक है अरुण, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेल्थ टैक्स को डेमोक्रेटिक मत बोलना कि इट कैन बी प्रोग्रेसिव, बट इट्स अ टफ कॉल, इट्स अ टफ कॉल, इट्स अ वेरी टफ कॉल। ठीक है, तो सब चीज को डेमोक्रेसी में समेट नहीं लेना है, ये सब गलती मत सर करो। एक चीज और पूछना था, हाँ। जैसे एमएसपी पे जो कमेटी आई है, हम्म, मतलब 1 to 1 मॉक में मुझसे पूछा गया था, तो उन्होंने स्टैंड लिया है कि इसको लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए। हम्म। तो अगर पूछा जाए उससे रिलेटेड कुछ। क्या एमएसपी कमेटी की सिफारिश? हाँ जी, हाँ जी। ये सिफारिश तो लीगली बाइंडिंग कैसे हो सकती है? डिसीजन लेने का काम तो सिफारिश- भारत सरकार का है ना। हाँ हाँ, वही सिफारिश में कहा था कि एमएसपी को लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए। हाँ, तो ये तुम्हारा काम ही नहीं है, यही हाँ। बात तो दोनों अभी आपको बता रहे थे कि तो ये काम पॉलिसी bureaucracy मेकिंग का नहीं। काम नहीं है ना तुम्हारा। बोलो कि ये Bureaucratic पॉलिटिकल काम नहीं है डिसीजन ना है, ये। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, तो इस पे भी न्यूट्रल ही रहना। राजनीतिक। मतलब इस पर आपका क्या व्यू हो सकता है? आपका कोई व्यू नहीं, बस ये कहा जाएगा कि तो सरकार का निर्णय है निर्णय है। ना, राजनीतिक निर्णय होता है। इकोनॉमी में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना पे करने की। उसमें पूछे कि उसका इफ एंड बट बताइए, तो बताइए कि इसके क्या नुकसान क्या है, फायदा क्या है। बट डिसीजन तो पॉलिटिकल हो। इस तरह के सवाल अगर आते हैं हाँ तो आप सीधे के पॉलिसी डिसीजन का हाँ, पॉलिसी मैटर पॉलिसी डिसीजन का है। इसके फायदे नुकसान है, लेकिन ये हाँ। पॉलिसी डिसीजन ठीक है सर। आपसे नहीं अपेक्षित है कि आप ये डिसीजन लेंगे। ओके सर। सांसद का इंटरव्यू होता है ना, अगर होता है वो अलग तब नहीं, ये पूछा भी नहीं क्लियर जाएगा। होना चाहिए, ये क्लैरिटी ये होनी ऐसे चाहिए। क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। ये तो मॉक में भले किसी ने पूछ दिया होगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी ना जो पॉलिसी डिसीजन की चीज हो। ट्रांसक्रिप्ट में देखे थे मैंने सर। तो छोड़ो, ठीक है, चलो, कोई बात हाँ, नहीं। सर तो एक क्वेश्चन और समझना था। एक उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में पूछा था हिस्ट्री स्टूडेंट से, प्रोएक्टिव और एक्टिव हिस्ट्री, इस तरह से, प्रोएक्टिव और एक्टिव हिस्ट्री। प्रोएक्टिव हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन प्रोएक्टिव जब कोई समस्या आने के पहले आप सचेत होकर पूर्वानुमान लगाकर कोई चीज करते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। और एक्टिव हिस्ट्री तो जो समकालीन समय में आप करते हैं, आसपास देखकर जो चीजें करते हैं, वो एक्टिव। तो प्रोएक्टिव होता है जब वो समस्या आई नहीं हो। अब जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग है, तो प्रोएक्टिव स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग। प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है कि पहलकारी। हाँ, पहले ही पहलकारी। महाकुंभ हो रहा है, प्रोएक्टिव लेवल पर आपने बहुत कुछ तैयारी कर ली। मतलब वो है कि जैसे आग लगी नहीं है लेकिन आप हाँ। सामान लगा देते हैं कि भाई हिस्ट्री राइटिंग फायर वाले देखते हैं कि सब लगा हुआ है। प्रोएक्टिव हिस्ट्री राइटिंग और एक्टिव हिस्ट्री राइटिंग में क्या डिफरेंस है, इस तरह से। अच्छा, राइट बाद में कभी हाँ। थैंक यू सर। जो Thank you. फिलोसॉफिकल है, अगर आप नहीं जानना से घुसना चाहते हैं, ये कर दीजिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक। कितने सवाल का चलो, जवाब देते हैं thank नहीं देते।